हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी धुरंधर द रिवेंज को। यह धुरंधर का सेकेंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वह जरूर देख लेना, नहीं तो स्टोरी क्लियर नहीं होगी। मैंने फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां उसका पास्ट रिवील होता है। वह कौन था और यहाँ तक कैसे पहुंचा। असल में उसका असली नाम जसकीरत सिंह था, जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल लाइफ जी रहा था। अगर बात करें उसकी फैमिली को, तो उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और उसकी दो बहनें थी। जस्सी के पिता आर्मी में सूबेदार थे और उसके दादा भी फौज में रहे थे। इसलिए बचपन से ही जसकीरत का सपना था कि आर्मी ज्वाइन करे, और इसी वजह से वह मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है। जब वह मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने घर से चला जाता है, तो पीछे से गांव में उसके पिता का झगड़ा एमएलए सुखविंदर सिंह के साथ हो जाता है। यह झगड़ा केवल एक छोटी सी जमीन को लेकर होता है, और इसी वजह से सुखविंदर और उसके परिवार के 12 लोग मिलकर जसविंदर के पिता को जान से मार देते हैं और उन्हें उन्हीं के खेत में फांसी पर लटका देते हैं। अब उसके बाद वही लोग उनकी दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, जिनमें से एक बहन हरलीन को वहीं पर वह लोग जान से मार देते हैं, जबकि जसलीन को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं एंड उसे अपने पास के खेत में बने ट्यूबवेल जैसे जगह पर कैद करके रख लेते हैं। रोज उसके साथ जबरदस्ती भी किया करते थे। जब जस्सी ट्रेनिंग से वापस आता है और उसको यह सब कुछ पता चलता है, तो वह अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे पता चलता है कि उसकी माँ ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि सामने एमएलए का सुखविंदर का दबदबा था। जस्सी अपने दोस्त गुरवास पिंडा से मिलता है। असल में पिंडा बचपन से ही जस्सी की छोटी बहन जसलीन से प्यार किया करता था। गुरवास पिंडा का जो पिता था, वह पंजाब में नशे का बिजनेस किया करता था। वह माल को एक यूपी के गैंगस्टर आसिम अहमद से मंगवाया करता था, और इसलिए गुरवास पिंडा माल का ऑर्डर देने के लिए यूपी में इलाहाबाद जाता है, और यहाँ पर उसके साथ जस्सी भी होता है। ऑर्डर देते वक्त पिंडा चालाकी से AK-47, कुछ मैगजीन्स और कुछ गन्स भी मांग लेता है। इस पर आतिफ अहमद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि गन्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस करते हो। जिस पर पिंडा झूठ बोल देता है कि यह सब उसके पापा ने मंगवाया है, और यह सुनकर आतिश बिना शक किए हुए उसे गन और बाकी सामान दे देता है। अब क्या था, पिंडा को यहाँ पर गन और मैगजीन्स मिल चुके थे। वह सारी की सारी गन जस्सी को दे देता है। अब जस्सी के हाथ हथियार आ चुके थे, वो सीधे निकल पड़ता है अपनी बहन को बचाने के लिए। सीधा वो एमएलए सुखविंदर सिंह के घर में घुस जाता है और एक एक करके उसके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। यह सीन काफी ज्यादा भयानक होता है, जहां पर जस्सी बिना रुके उन सभी 12 लोगों को एक एक करके जान से मार देता है। आखिर में सुखविंदर सिंह को पकड़ता है तो उससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ पर है। मरते मरते सुखविंदर सच बता देता है कि जसलीन को खेत में रखा गया है। इसके बाद जस्सी उसे भी खत्म कर देता है और सीधे वहां पर पहुंचकर अपनी बहन को बचा लेता है। हम देखते हैं कि जस्सी पर केस स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसने एक ही परिवार के 12 लोगों को जान से मार दिया था। उसकी वकील उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन केस इतना क्लियर होता है कि उसे फांसी की सजा तय लगती है, चाहे वह आर्मी ट्रेनिंग में क्यों न रहा हो। फिलहाल पुलिस उसे जेल में डाल देती है। उसकी फांसी की सजा लगभग तय हो जाती है, और जब कोर्ट से उसे जेल लेकर जाया जा रहा था, तो वह अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि वह उसकी बहन और उसकी माँ का ध्यान रखे। अब जब पुलिस कई दिनों के बाद उसे जेल से कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक से कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग जस्सी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जिन लोगों ने जस्सी को किडनैप किया था, वह कोई और नहीं, अजय सानियाल के लोग थे। यही पहली बार जसकीरत की मुलाकात अजय सानियाल और शशांक बंसल से होती है, एंड अजय सानियाल उसे यहाँ पर क्लियर करता है कि वह उसे फांसी से बचा सकता है, लेकिन इसके बदले उसकी पूरी जिंदगी उसकी होगी। यह सुनने के बाद जस्सी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है। उसने हमेशा देश के लिए सोचा, लेकिन अब उसे यह सब सही नहीं लग रहा है। अब अजय सानियाल उसे समझाता है कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं है, बल्कि देश के लिए एक दूसरा मौका है।
अगर वह चाहे तो अपनी कहानी खुद लिख सकता है। फिर अजय सान्याल उसे यकीन दिलाता है कि उसकी माँ और बहन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब यह सुनने के बाद हमजा भी मान जाता है। देन उसके बाद उसको एक नई पहचान दी जाती है। अब उसका नाम हमजा रख दिया जाता है। यहीं से उसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी स्टार्ट की जाती है, जहां उसे एक खतरनाक मिशन के लिए रेडी किया गया था, क्योंकि उसे पुलिस कस्टडी से किडनैप किया गया था। इसी बहाने गवर्नमेंट उसकी माँ और बहन को सपोर्ट देने लगती है और उसे हर महीने 36,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो जाता है। वह अगले 36 सालों तक कंटिन्यू रहने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जस्सी की माँ और बहन को यही लगता था कि उस किडनैपिंग के दौरान उसके भाई की मौत हो चुकी है। यानी कि साफ मतलब यह था कि जस्सी अब अपनी फैमिली की नज़रों में मर चुका था। अब वह हमजा बन गया था, अपनी नई जिंदगी जी रहा था। अब वहां पर हमजा का मिशन स्टार्ट होने वाला था। अजय सामने वाले से उसे बताता है कि जब तुम यहाँ से कराची पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हारी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी, जो कि हमारा ही सीक्रेट एजेंट है। लेकिन वह तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, वह हर रोज तुम्हारी मदद करेगा। सो यहाँ पर मिस्ट्री एजेंट कौन था, यह हम इसे मूवी के आगे पता चलेगी। खैर, इसके बाद हमजा को दुबई से कराची भेज दिया जाता है मिशन को स्टार्ट करने के लिए, और यहीं से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी कि 2009 में। यह वही सीन था जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और आप सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट पार्ट के लास्ट में रहमान दकीत की मौत हो चुकी थी। उसे हमजा ने ही मारा था। इस वजह से माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। और इसी बीच हमजा अकेले में बैठकर अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद कर रहा था। यानी अभी तक हमने जो देखा वो कुछ भी पास्ट प्रेजेंट नहीं था, वो हमजा की यादें थी। तो गाइज, फर्स्ट पार्ट में हमजा ने रहमान डकैत को मारा था, लेकिन यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि यह काम असलम ने किया है। और इसी गलतफहमी की वजह से रहमान डकैत का भाई उज्जैन असलम से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। वो किसी भी हालत में असलम को मारना चाहता था। हम देखते हैं कि रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में छोटे छोटे गैंग्स एक्टिव हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ा नाम अरशद पप्पू का बनकर सामने आता है। अब पूरे लियारी पर उसी का कंट्रोल होने वाला था। इसी बीच हमजा उज्जैर के सामने अरशद पप्पू को एक खास आदमी रिजवान को पकड़ लेता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि रिजवान भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट था, जो कि अंदर से उसी गैंग में घुसकर काम कर रहा था। यहाँ पर रिजवान उज्जैन को बताता है कि एसपी असलम के साथ रहमान डकैत की मौत में अरशद पप्पू का भी हाथ था। अब यह सब कुछ रिजवान ने हमजा के कहने पर किया था। यह सुनने के बाद उज्जैन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अरशद पप्पू को भी खत्म करना चाहता है। अब उज्जैन के पीछे क्योंकि उसको हमजा खड़ा था, उसकी वजह से उज्जैन को और भी ज्यादा ताकत मिल गई थी। अब वो दोनों मिलकर पूरे लियारी में दहशत फैलाने लगते हैं और अब दोनों गैंगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ अरशद पप्पू का गैंग था, दूसरी तरफ हमजा और उज्जैन का गैंग था। पूरी लियारी में हर जगह टकराव स्टार्ट हो गया था। डर, धमकी, शूट आउट और बमबारी अब रोज की बात बन चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर दिन शोर शराबा होना नॉर्मल हो गया था। अब इन दोनों की वजह से अरशद पप्पू छुप कर बैठ जाता है और वह बाहर आने का नाम नहीं लेता है। अब इसलिए हमजा एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि लियारी में आग लगा दो ताकि वह मजबूर हो जाए बाहर निकलने के लिए। हम देखते हैं कि हमजा और उज्जैन हालात को भड़का देते हैं। चारों तरफ ब्लास्ट स्टार्ट हो जाता है। पूरी लियारी में आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब छुपा बेटा अरशद पप्पू घबरा जाता है और जमाली को कॉल करता है, जो कि हमजा का ससुर भी था। अरशद पप्पू जमाली से कहता है कैसे भी करके वो लियारी से बाहर निकले, जिस पर जमाली कहता है अभी हालात बहुत खराब है, यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। जमाली उससे कहता है मेरी पुरानी दूध की फैक्ट्री है, मैं अपनी आदमियों को भेजकर तुम्हें वहां पर सुरक्षित पहुंचा देता हूँ और जब तक हालात ठीक ना हो जाए मैं तुम्हें वहां सुरक्षित बाहर निकलवा दूंगा। इसके बाद अरशद पप्पू भी मान जाता है। हम देखते हैं कि जमाली के लोग उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ उसे दूध की फैक्ट्री तक पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही अरशद पप्पू फैक्ट्री पहुंचता है, वहां पर हमजा और उज्जैर पहले से ही अपने लोगों के साथ मौजूद था। असल में यह पूरा सेटअप हमजा का ही प्लान था। उसी के कहने पर जमाली ने उसे यहाँ पर बुलाया था। अब क्या, औजर और अरशद पप्पू पर टूट पड़ता है और उसे काफी बहुत ज्यादा मारता है। वह उसे गाड़ी के ऊपर बांध देता है, रस्सी को पकड़ लेता है और हमजा गाड़ी चलाने लगता है। पूरी लियारी में घुमाने लगता है ताकि सब उसका अंजाम देख सके।
हम देखते हैं कि उज्जैन यहाँ पर सारी हदें पार कर देता है। वह अरशद पप्पू के सर को बेरहमी से धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को फुटबॉल बनाकर पूरे लियारी में खेलने लगता है। यह खौफनाक नज़ारा देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। पूरे लियारी दहशत में चला जाता है और कोई भी कुछ नहीं बोलता। और इसी दौरान हम देखते हैं कि हमजा चुपचाप यह सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। देन हम देखते हैं यह वीडियो जमाली, इकबाल और एसपी असलम साथ बैठकर देखते हैं। वीडियो देखकर एसपी असलम समझ जाता है कि उज्जैन का अगला टारगेट वही है। इसलिए वह एक प्लान बनाता है, उज्जैन को पकड़वाना है और फिर जेल के अंदर उसे खत्म कर देना है और बाहर को दुनिया को बस यही दिखाना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। अब यह सुनने के बाद जमाली तुरंत हमजा के पास पहुंचता है और उसे बता देता है कि एसपी असलम उज्जैन को गिरफ्तार करने का प्लान करवा रहा है ताकि बाद में जेल के अंदर ही उसे मरवा सके। यह सुनते ही हमजा तुरंत उज्जैन को समझाता है कि कुछ दिनों के लिए वह दुबई चला जाए, यहाँ पर सारा मामला वो खुद संभाल लेगा। लेकिन असली गेम कुछ और था। एक्चुअली में हमजा खुद भी यही चाहता था कि उज्जैन यहाँ से हट जाए, क्योंकि अगर वह चला जाता है तो पूरी लियारी पर सिर्फ हमजा का ही राज रह जाता, क्योंकि बाकी सारे गैंग्स को तो वह पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन उसने जाने से साफ मना कर दिया। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वह एसपी असलम को मार कर ही रहेगा। उसे अपने भाई का बदला चाहिए। हमजा उसे समझाता है कि अभी हालात बहुत खराब हैं, सही टाइम आने पर वह खुद उसे मौका देगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार उज्जैन मान जाता है और दुबई के लिए निकल जाता है। यही हमजा चाहता था। जैसे ही उज्जैन हटता है हमजा सीधे रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाता है। पूरी लियारी पर अब उसका कंट्रोल हो जाता है और जैसे ही उज्जैन दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है उसी टाइम हमजा उसे की पूरी इन्फॉर्मेशन दुबई पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से सीधा उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब बस यहीं से हमजा बन जाता है लियारी का नया किंग और अब उसका पूरा कंट्रोल हो चुका था। वह इकबाल और सेरानी के साथ भी अपने रिश्तों को और मजबूत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एसपी आलम को देखते हैं कि वो 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को पकड़ता है और उन्हें आतंकवादी बताकर फर्जी एनकाउंटर कर देता है और मेडल भी ले लेता है। उन चारों को जान से मार देता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन लड़कों में शिरानी का बेटा भी शामिल था। अब यह जब बात हमजा को पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वह कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस बेगुनाह स्टूडेंट को उसे नहीं मारना चाहिए था। इसलिए वो अपनी ससुर जमाली से कहता है कि तुम्हें अपनी पार्टी बदलनी होगी। हमजा कहता है उसे जरीवारी की पार्टी छोड़कर नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन करनी होगी। असल में यह दोनों पार्टी एक दूसरे के राइवल थे। हमजा यह चाल इसलिए चलता है क्योंकि वह जरवारी को गद्दी से हटाना चाहता है, क्योंकि वह जनता जानता था कि उसी के ऑर्डर से एसपी असलम ने उस 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को मारा था। साथ ही हमजा यह भी समझ चुका था कि उन 4 बेगुनाह बलूच स्टूडेंट की मौत के बाद अब जरवारी की पार्टी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका था और यही मौका देखकर हमजा ने पहले ही अपनी चाल सेट कर ली थी। इसके बाद हमजा के कहने पर जमाली जरीवारी की पार्टी छोड़कर नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। साथ ही हमजा खुद भी नवाज शरीफ से मिलकर अपनी कनेक्शन मजबूत कर लेता है। अब और क्या था, इलेक्शन होते ही जरवारी की पार्टी हार जाती है। हर तरफ हमजा की पकड़ बन चुकी थी। पॉलिटिक्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सेरानी और बलूच दोनों के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए थे। धीरे धीरे उसे भी रहमान की तरह शेर बलूच का दर्जा मिलने लगा था। खैर अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और साल 2014 आ जाता है, जहां भारत में नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे थे। हर चीज पर सख्ती बढ़ चुकी थी। इसी दौरान हमें इकबाल के पिता दिखाए जाते हैं, जो कि 1971 की जंग में शामिल रहे थे। उनका पास्ट काफी ज्यादा डार्क था, लेकिन अब नए हालात देखकर सब वह समझ चुके थे कि समय बदल चुका है। वो इकबाल को बहुत ज़्यादा समझा रहे थे और उससे नाराज़ भी थे, क्योंकि अब पहले की तरह खुलकर कुछ भी करना आसान नहीं था। सिक्योरिटी टाइट हो चुकी थी और हर कदम पर रिस्क बढ़ गया था। इसी वजह से वो अपने बेटे इकबाल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तभी अचानक इकबाल के पास बड़े साहब का कॉल आता है और यहीं से स्टोरी में एक नया मोड़ आता है। हम देखते हैं कि इकबाल और जमाली, एसपी असलम सभी बड़े साहब से मिलने जाते हैं। साथ ही हमजा को भी बुलाया गया था, इसलिए वह भी उनके साथ जाता है।
जब वह लोग वहां पर पहुंचता है तो एक बहुत ही शानदार आलीशान घर को हमें दिखाया जाता है, जहां पर अंदर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था और यह बीमार आदमी कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन देखकर हमजा हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दाऊद और इकबाल को इंडिया के अंदर से कमजोर करने के लिए इतने बड़े प्लान बनाए हैं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि दाऊद पंजाब में नशीली चीजें बेचता है और वहीं से जो पैसा आता है उसे इकबाल और बाकी लोग हथियार खरीदते हैं और हिंदुस्तानियों पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। खैर दाऊद यहाँ पर सभी को बताता है कि पंजाब से कुछ लोग ड्रग्स खरीदने यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि वह पंजाब में ही ड्रग्स की सप्लाई करता है। एंड वह हमजा को इन लोगों को देख रेख की जिम्मेदारी देता है। हमजा ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में वह हाँ कर देता है। जब वह एयरपोर्ट पर पंजाब से आए लोगों को लेने के लिए जाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन 3 लोगों में से उसका बचपन का दोस्त गुरबाज पिंडा भी था। यह देखकर हमजा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन का पति यानी उसका ही दोस्त इस काम में शामिल होगा। सो गाइज यहाँ पर हमजा पिंडा को पहचान लेता है लेकिन गुरबाज पिंडा उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि हमजा के लंबे बाल थे, शेविंग भी बढ़ चुकी थी, बॉडी भी थोड़ा बदल गई थी। खैर इसके बाद सभी लोग मिस्त्री के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। सो गाइज वह वही मिस्त्री है जिसने पहले अजय सैनियाल को प्लेन हाईजैक के टाइम कहा था कि हम उनके पड़ोसी हैं, लेकिन वह लोग उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यह नशीली चीजें गुरबाज पिंडा के सामने डाल दी जाती है। वह उन सारी चीजों को चेक करता है, डील फाइनल हो जाती है। देन यहाँ पर इकबाल को किसी काम से जाना पड़ता है। वह उन तीनों की जिम्मेदारी हमजा को सौंप कर वहां से चला जाता है। हमजा पंजाब से आए हुए सारे मेहमानों के लिए अपने घर में एक आलीशान पार्टी रखता है और इस पार्टी में गुरबाज पिंडा काफी ज्यादा नशे में होता है। देन वो हमजा से कहता है कि वो उसे वॉशरूम लेकर जाए। हमजा जब उसे वॉशरूम लेकर जाता है तो वो उससे पूछता है क्या तुझे घर की याद नहीं आ रही। यह सुनकर हमजा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि गुरबाज पिंडा ने एयरपोर्ट पर ही हमजा को पहचान लिया था, लेकिन उसने उसके सामने कुछ भी नहीं बोला था। एंड यहाँ पर गुरबाज पिंडा हमजा से बताता है कि वह एक बिजनेसमैन है और भारत उसका देश नहीं है, उसे अपना आज़ाद पंजाब चाहिए। इसलिए वह हमजा को बताता है कि जब हमजा की माँ के अकाउंट में हर महीने पैसे आने लगे तभी उसे शक हो गया था कि हमजा जरूर एक हिंदुस्तानी एजेंट बन गया है, और वह आज उसने अपने आंखों से उसे देख भी लिया। वह हमजा से कहता है कि जस्सी हम साथ में बड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी सिस्टम ने हमें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए वह हमजा से कहता है कि वह उसके बारे में सबको बता देगा। अब हमजा उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गुरबाज पिंडा जो है वो हमजा को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। हमजा उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। न चाहते हुए भी उसने गुरबाज पिंडा को जान से मार दिया। गुरबाज पिंडा के मारे जाने पर हमजा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सबको उसकी असलियत पता चल सकती थी। लेकिन तभी वहां पर आलम आ जाता है। अब आलम हमजा से कहता है मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन तुम इन सब में बहुत अंदर चले गए हो, तुम्हें आगे भी जाना है। फिर आलम खुद गुरबाज पिंडा के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और हमजा को वहां से जाने के लिए कहता है। हमजा वहां से निकल जाता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गुरबाज पिंडा की मौत हो चुकी है, सभी एसपी आलम और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं, आलम को पकड़ लेते हैं। आलम भी बहुत ही इजीली सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि मैं एक हिंदुस्तानी जासूस हूँ, मैंने ही यह सब किया है। यह सुनते ही एसपी आलम उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन कौन था। तभी हमजा वहां पर आता है और आलम को डायरेक्ट शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, क्योंकि हमजा जानता था अगर आलम जिंदा रहा तो यह लोग उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। आलम किसी भी तरीके से उसका नाम नहीं बताएगा और वह टॉर्चर होता रहेगा। और अब यहाँ पर हमजा ने आलम को डायरेक्टली शूट कर दिया था। इस वजह से एसपी आलम उमर को हमजा पर शक हो जाता है। इसलिए वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह हमजा पर नजर रखेंगे, और जब तक वह लोग आपस में नहीं यह तय कर लेते कि ये क्या है तब तक वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। तभी हमजा की वाइफ एलिना यह सब कुछ सुन लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमजा का एक बच्चा भी है और उसकी वाइफ एलिना चौधरी एमपी असलम और उमर की बात सुन लेती हैं। फिर वो हमजा के कमरे में जाकर उसके सारे सामान की तलाशी करती है और काफ़ी देर खोजबीन के बाद
उसे एक डायरी मिलती है जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिखे थे। यह देखकर एलिना समझ जाती है कि हमजा असल में एक इंडियन एजेंट है। वहीं दूसरी तरफ हमजा बहुत टूट चुका था क्योंकि आज उसने आलम को खुद मार दिया था। उसने बहुत दर्द और गुस्सा अपने अंदर छुपा रखा था, वह उसे बहुत मिस कर रहा था। खैर उसके बाद जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ एलिना उसके सामने गन तान देती है। वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है और साथ ही मेरे देश को धोखा दिया है। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो और तुमने मुझसे शादी कर ली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब हमजा उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का दुश्मन हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ इतने सारे लोगों को मारा। मुंबई ब्लास्ट में कितने सारे लोग मारे गए यह सब मैंने देखा है। यह लोग तुम्हारे देश के कभी सच्चे नहीं है। वह कहता है कि कैसे यह लोग तुम्हारे देश के स्टूडेंट्स को पकड़कर फेक एनकाउंटर कर देते हैं। यह लोग हिंदुस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है तो पाकिस्तान के लिए तो और ज़्यादा। यह सुनकर एलिना भी हमजा की बात को समझ जाती है एंड वो कहती है कि एसपी आलम को तुम पर शक हो गया है एंड जो कुछ भी तुम्हें करना है जल्दी करो, लेकिन इसी बीच हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ ही वह हमजा को माफ कर देती है क्योंकि उसे पता था कि हमजा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ इकबाल के पिता फिर से उसे ताना दे रहे थे। आज इकबाल इतना गुस्से में था कि उसने अपने ही पिता को जान से मार दिया। वह हमजा अपने प्लान को सुरक्षित रखने के लिए एसपी असलम को अपने रास्ते से हटाने की तैयारी करता है क्योंकि उसे एलिना ने पहले ही बता दिया था कि असलम उस पर शक कर रहा है। हमजा नहीं चाहता था कि उसका राज, उसका प्लान सबके सामने खुल जाए। वहीं दूसरी तरफ दुबई से उजेर को पाकिस्तान लाया जा रहा था और असलम भी डिसाइड करता है कि रास्ते में उजेर को जेल ले जाने से पहले ही वह मरवा देगा ताकि उसका दुश्मन भी खत्म हो जाए। हम देखते हैं कि हमजा सीधे शेरनी के पास आता है। शेरानी उसे बताता है कि तुम्हारे चारों बेगुनाह बलोच लड़कों को असलम ने मारा है, जिनमें तुम्हारा बेटा भी शामिल था। यह सुनते ही शेरानी हमजा से कहता है कि बस मुझे बता दो असलम कब और कहाँ से गुजरेगा, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। हम देखते हैं हमजा पाकिस्तानी पुलिस में भी अपना कुछ आदमी लगा रखा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि असलम किस रास्ते से जा रहा है वह यह जानकारी शेरानी को दे देता है। हमजा सब कुछ शेरानी को बता देता है और बलोचों की आर्मी उसके पीछे लग जाती है। बलोच की आर्मी उसके पीछे लग जाते हैं और मौका मिलते ही एक बलोच का लड़का अपनी बम से लोडेड गाड़ी लेकर असलम की गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे ब्लास्ट होती है और असलम की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमजा अजय सानीवाल को बताता है कि दाऊद 60,000 करोड़ नकली करेंसी इंडिया भेजने वाला है। यह खबर जैसे ही अजय सानीवाल तक पहुंचती है वह तुरंत पीएम को इन्फॉर्म कर देता है और इसके बाद भारत में नोटबंदी हो जाती है 500 रुपये की। इस वजह से पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है और इस वजह से आतिफ अहमद भी पूरी तरीके से हिल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। असल में आतिफ अहमद भी यूपी में इकबाल के कहने पर ही क्राइम और ड्रग्स सप्लाई किया करता था। इस खबर से जावेद खनानी भी पूरी तरीके से बौखला गया था। इसी दौरान अजय सांडियावाल हमजा से कहता है कि जैसे ही फ्री हैंड दिया जा रहा है, जितने लोगों को मार सके मार दो, बाकी एजेंट भी इस काम में लगे हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को खुलेआम मार दिया जाता है। हमजा को भी हम देखते हैं कि जो कई लोगों को सीधा मौत के घाट उतार देता है, जिनमें जावेद खनानी और मिस्त्री भी शामिल थे। मिस्त्री को मारने से पहले हमजा उसकी बातचीत अजय सानियाल से करवा देता है। अजय के कहने पर मिस्त्री भारत माता की जय बोलते हुए मारा जाता है। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है और उसे एक करारा जवाब दे देता है। इसी दौरान आतिफ अहमद को भी किसी ने गोली मार दी और उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हमें साजिया नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो एक आतंकी को हॉस्पिटल में जहर की इंजेक्शन देकर मार रही होती है। साथ ही वो हमजा को एक जहर देती है जिसे छूने भर से ही इंसान की हालात गंभीर हो सकती है। धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अगर कोई चेक करता है तो सबको यह लगता है कि यह फूड पॉइजनिंग की वजह से यह सब कुछ हुआ है। ताजिया यह जहर हमजा को देती है। दरअसल वह दाऊद को मरवाना चाहती थी, लेकिन दाऊद को हमजा चाहकर भी यह जहर नहीं लगा पाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए वह इकबाल से कहता है कि इंडिया में कुछ आतंकवादी भेजकर हमला करवा। इंडिया में कुछ आतंकवादी भेजकर अगर इकबाल हमला करवाएगा तो इकबाल को हमजा की ज़रूरत होगी क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए, क्योंकि इंडिया में आतंकवादी हमला करवाने होते हैं। लेकिन इसी बीच
उमार को हमजा पर शक हो जाता है। वह एलेना के पास जाकर उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है कि हमजा कौन है। एलेना उसे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मजबूरी में वह उसे बता देती है। हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है और वह यह सारी बातें ओमान इकबाल को बता देता है, जिसके बाद इकबाल हमजा से कहता है कि हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आ जाओ। तो हमजा रिजवान के साथ इकबाल के पास पहुंच जाता है हथियारों की डिलीवरी देने के लिए। रिजवान पैसे लेकर बाहर चला जाता है और इकबाल को पहले से पता था कि हमजा आया है। वह तुरंत हमजा को घेर लेता है और बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन हमजा यहाँ पर सब कुछ पहले से प्लान कर कर आया हुआ होता है। उसने अपनी तरफ सारी बलोच की आर्मी को भी कर लिया था और 5 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक्चुअली जो हथियार इकबाल को दिए गए थे उनमें से सारे बम फट गए थे। हमजा वहां से निकलता है और इसी के साथ उसकी और इकबाल की सीधी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं बाहर पूरी बलोच आर्मी पहले से हमजा के साइड खड़ी थी, इसलिए पूरा माहौल हमजा के पक्ष में हो जाता है। अब बलोच की पूरी फौज इकबाल और उसके आतंकवादियों पर टूट पड़ती है। गोलियां, ब्लास्ट और हड़कंप मच जाता है। डर के मारे इकबाल बाहर भागने लगता है और हमजा उसका पीछा करता है। आखिरकार हमजा उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी तरीके से उसकी जान ले लेता है। उसके बाद हमजा आखिरी बार एलिना को कॉल करता है और उसे कहता है कि वह उससे और उसके बच्चे से बहुत प्यार करता है। एलिना सोचती है कि शायद हमजा पकड़ा जाएगा और वह काफी रोती है। ठीक उसी समय उमार वहां पर आता है और हमजा को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईएसआई का एक खास ऑफिसर हसन हमजा को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि उससे इन्फॉर्मेशन निकल सके, लेकिन तभी हसन के पास अजय सान्याल का कॉल आता है। अजय हसन से कहता है कि अगर उसने अपना एजेंट हमजा वापस मेरे पास नहीं भेजा तो यह खबर फैला देगा कि हसन ने सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपने देश की इन्फॉर्मेशन इजराइल को भेजी थी। एक्चुअली अजय के पास हसन का एक ऐसा वीडियो था। अब हम हसन की वीडियो देखें तो वह हमजा को वापस हिंदुस्तान सौंपने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसे यह इल्जाम किसी पर तो लगाना था, इसलिए वह हमजा से कहता है कि उज्जैन को किस काम लाएंगे। इस पर हसन और बाकी लोग इल्जाम उज्जैन पर डाल देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे लेने के लिए कार आती है। जब हमजा उस कार में बैठता है तो अंदर जमाली होता है। हमजा यह देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जमाली ही वह एजेंट था जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रहकर इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एंड यहाँ पर जमाली हमजा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो पॉइजन तुम दाऊद को लगाने वाले थे वो जमाली ने पहले ही दाऊद को लगा दी है, इसलिए दाऊद अभी बिस्तर पर तड़प रहा होगा। हमजा उससे पूछता है कि एलिना और उसके बच्चे का क्या होगा। इस वक्त जमाली बताता है कि सोचना दूसरे के बारे में ठीक नहीं है। हमजा के लिए बेहतर यही होगा कि वह उन्हें भूल जाए। साथ ही जमाली कहता है कि हमजा ने अब तक बहुत अच्छा काम कर लिया है, इसलिए अब कुछ दिनों के लिए तुम आराम कर लो। वह कहता है अभी तो बस शुरुआत है। इसके बाद हमजा को देखते हैं जो दोबारा से जस्सी बन जाता है और इंडिया अपने गांव लौट आता है। गांव जाकर वह देखता है कि उसकी माँ, बहन, बच्चे सब लोग यह मान चुके थे कि जस्सी की मौत हो चुकी है। वह लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। यह देखकर जस्सी डिसाइड करता है कि वह सीधे घर वापस नहीं जाएगा। वह उन्हें दूर से ही देखता है और फिर अपने ट्रेनिंग कैंप में वापस लौट आता है, क्योंकि अब वह एक एजेंट है और उसका अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा होता है। इसी के साथ यह मूवी में हम देखते हैं कि जस्सी की पूरी ट्रेनिंग, उसकी स्ट्रेटेजिस, मिशंस, प्रिपरेशन और कैसे वो एकदम तैयार होता है। बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सो गाइज, यह थी धुरंधर द रिवेंज की पूरी कहानी। आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ गाइज, धुरंधर पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहां जाकर पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।